मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ हिंदी साहित्य में काशी के मनीषियों का योगदान के विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर जितेंद्र नाथ मिश्र जी। गुरुदेव प्रणाम। नमस्ते। गुरुदेव, आपने जिस तरीके से काशी में रह करके हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया है, इसके लिए आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। गुरुदेव, आपसे मेरा प्रश्न रहेगा कि काशी को हिंदी साहित्य के मनीषियों की भूमि कहा जाता है, इसके पीछे क्या ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण है? आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। यह बताने की चीज नहीं है जी यह तो देखने की चीज है जी कि हिंदी साहित्य का उद्भव हो, उसका विकास हो। जी यह पूरी तरह से साहित्य को काशी की देन है। जी तुलसीदास हो, उसके पहले कबीरदास हो, जी उसके पहले रैदास हो, जी यह सब के सब हिंदी के सेवक थे। इन सब ने हिंदी के विकास में, उद्भव में योगदान किया। जी ये सब के सब लोग प्राकृत भाषा से, जो बोलचाल की भाषा से थी, जी उससे उद्बोधन किया समाज का, समाज को संदेश प्रदान किया और उसी संदेश के बल पर साहित्य ने अपना रास्ता बनाया। जी तो यह तो बताने की चीज नहीं है, यह तो देखने की चीज है कि साहित्य किस प्रकार से लोकाश्रय में पल्लवित और पुष्पित होता रहा। जी हिंदी, जिसे हम हिंदी नाम से जानते हैं, वो कभी लोकाश्रय की भाषा नहीं रही, कभी उसे लोकाश्रय प्राप्त भी नहीं हुआ। जी आज भी लोकाश्रय उसको प्राप्त है ऐसा हम नहीं कह सकते। भले ही वह संविधान से स्वीकृत है राजभाषा के रूप में, लेकिन राष्ट्रभाषा का जो उसका पद है आज भी उसको प्राप्त नहीं है। तो हम यह नहीं कह सकते कि वह लोकाश्रय छोड़ के राज्याश्रय की हकदार बन चुकी है या उसको राज्याश्रय प्राप्त है। तो जब लोकाश्रय में ही भाषा बनी, पुष्पित हुई, पल्लवित हुई, तुलसीदास जैसा कवि वह कहता है कि भाई हम तो लोक के व्यक्ति हैं, लोक के आश्रित हैं, हमने तो प्राकृत से अपनी कथा गढ़ी है, कहीं न कहीं जहाँ से हमको सूत्र मिले हमने ग्रहण किया। जी तो लोकाश्रय सिद्ध है और ऐसी भाषा आज जहाँ तक पहुँची है तो उसको लोकाश्रित भाषा ही कहा जा सकता है। तो हिंदी लोकाश्रय में पली, लोकाश्रय में बढ़ी और लोकाश्रय में ही उसका विकास हो रहा है और विकास का यह क्रम चलता रहेगा ऐसा विश्वास है। तो पहला जो प्रश्न आपका है वह प्रश्न तो अपने आप अपनी जगह पर है जी कि हिंदी राज्याश्रय की भाषा न होकर के लोकाश्रय की भाषा रही। और जहाँ तक अपना सवाल है तो हम यही कह सकते हैं अपना परिचय देते हुए कि हाँ पंडितन के पीछे लगा, कि मैं तो पंडितों के बनाए रास्ते पर चलने वाला एक तुच्छ शिक्षाविद हूँ, शिक्षा सेवी हूँ और हमने कोई कंट्रीब्यूशन या कोई योगदान जिसका अधिकारी अपने को कहूँ वह ऐसा मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं तो आपको काशी का पुष्प समझता हूँ, है ना? और आप काशी वो के आपके पुष्प हैं। समझने की बात है ना? यह मेरा सौभाग्य है
कि कुछ लोग इस तरीके से समझते हैं। हमारा अपना योगदान बहुत ही तुच्छ है जिसके लिए मैं अधिकार व्यक्त कर सकूं। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला प्रश्न रहेगा कि कबीर दास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और नामवर सिंह जैसे विद्वानों के योगदान को आप कैसे देखते हैं? मैं तो इस प्रकार देखता हूँ जी कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा है जी वैसे वैसे ये विद्वान जो है वह अपनी भूमिका का निर्वाह करते रहे हैं। जी जैसे कबीर आए तो कबीर ने सामाजिक समस्याओं को या समाज को अपने ढंग से उद्बोधित किया, जो उनके समय की चुनौतियां थीं, जी उन चुनौतियों के प्रति सावधान किया। जी तुलसी आए तो तुलसी के और कबीर के संदेश में बहुत अंतर नहीं है। कबीर जो बात कह गए पहले, तुलसी ने भी वही बात कही। जी 120-25 साल के समाज के अंतराल के बाद जी अगर मिलान करिए तो पाइएगा कि जो संदेश तो कबीर के हैं, तुलसी का संदेश उससे रंच मात्र भी अलग नहीं है। जी तुलसी भी वही बात कहते हैं जो कबीर कहते निर्गुण और सगुण का जो बखेड़ा है हैं। वह हमारा उठाया हुआ है, विद्वानों का उठाया हुआ है। जी वह यह दिखाने के लिए कि हम भी उसके विशेषज्ञ हैं। जी इसके लिए बनावटी है, उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि 120-25 साल के दायरे में समाज काफी आगे बढ़ चुका था। तुलसी के समय वह चुनौतियां नहीं थीं जो कि कबीर के समय चुनौती थी। जी तो कबीर वह लट्ठमार, असहिष्णु भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे। जी तुलसीदास के समय समाज की चुनौतियां वह सुलझ चुकी थी बहुत कुछ, तो इसलिए उन्होंने सगुण और निर्गुण की एकता का संदेश दिया। जी तो कबीर और तुलसी में कोई अंतर नहीं है। यही बात मैं भारतेंदु को भी कह सकता हूँ कि भारतेंदु वैष्णव धर्म के पक्के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म में दीक्षित थे, लेकिन वही प्रेम योगिनी लिख सकते थे जी जिसमें कि वैष्णव धर्म की जो कट्टरता है उसके लिए बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त उन्होंने किया। जी क्योंकि कठमुल्लापन कहीं से भी हो, धर्म के नाम पर ही क्यों न हो, वह उनको बर्दाश्त नहीं था। जी जयशंकर प्रसाद को अगर आगे चल के लीजिए तो जयशंकर प्रसाद भी उसी रास्ते पर थे। उन्होंने भी वही संदेश दिया उसी तरीके का। प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद एक ही समय में इस बनारस में थे। जी दोनों के संदेश में कोई अंतर नहीं था। वह बात अलग है कि राजनीतिक कारणों से प्रेमचंद को ज्यादा हवा दिया गया, ज्यादा महत्व दिया गया। जी जयशंकर प्रसाद के महत्व को अभी तक समझा नहीं जा सका। जी वह तो कालिदास वाली उक्त चरितार्थ होती है कि कभी न कभी कोई दिन आवेगा जबकि जयशंकर प्रसाद के महत्व को भी समझा जाएगा, है ना। जी कभी न कभी समय वह आवेगा कि समझने वाले होंगे और समझेंगे। तो मेरी अपनी दृष्टि में यह सब जो कालजयी रचनाकार हैं, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, जी चाहे नामवर सिंह को अलग कर देता हूँ, क्योंकि नामवर सिंह की बहुत सारी बातें जो हैं वह सांप्रदायिक दृष्टि से प्रभावित हैं, जी वामपंथ से प्रभावित हैं,
उनको थोड़ा अलग कर देता हूँ, है ना। लेकिन और लोगों को तो एक परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा से में ही देखना ठीक होगा। और नामवर सिंह को भी उसी परंपरा के भीतर हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ऊपर से चाहे बोलने में वह भले ही बहुत कटु आलोचक दिखाई पड़ते हों, लेकिन तुलसीदास को अगर कायदे से समझा है इस जमाने में जी तो नामवर सिंह ने समझा है। जी नामवर सिंह वैसे विद्वान थे जो व्याख्यान में चाहे जो बोलते हों, लेकिन नित्य रामचरितमानस का पाठ करते थे और रामचरितमानस का सर्वाधिक उद्धरण वह अपने व्याख्यानों में दिया करते थे। जी तो नए अर्थ की संभावना उन्होंने की और यह उनका योगदान है। गुरुदेव, आपसे अगला प्रश्न रहेगा कि कविता, नाटक, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में काशी के मनीषियों का योगदान किस प्रकार से विशेष रहा है? कविता, नाटक, आलोचना, उपन्यास जी ठीक। और काशी के मनीषियों का योगदान जी किस प्रकार रहा है? तो कविता की बात तो हो गई, जब आपने रविदास से शुरू करके और आगे तक जयशंकर प्रसाद जी तक चले आए, तो कविता की बात तो हो गई। जी उपन्यास की बात भी हो गई। नाटक, जब आपने क्या कहते हैं प्रसाद और प्रेमचंद इनका नाम ले लिया तो उपन्यास के क्षेत्र में भी बात हो गई। जी नाटक, भारतेंदु का आपने जब नाम ले लिया जी तो नाटक की भी बात हो गई। जी और भारतेंदु क्यों, जयशंकर प्रसाद उन्होंने 1 दर्जन के करीब नाटकों की रचना की जी और बिना इस बात के का मोहताज हुए कि ये नाटक मंच पर खेले जा सकेंगे या नहीं खेले जा सकेंगे, लंबे लंबे संवादों वाले, अनेक दृश्यों वाले नाटकों की उन्होंने रचना की। उनके सामने ही चंद्रगुप्त आदि का अभिनय हुआ और लोग पीछे लगे रहे कि वह हार मान लें जी कि उनके नाटक सफल नहीं हैं, लेकिन मंच पर वे नाटक खेले गए उनके जीवन काल में और उनका अभिनय सफल रहा। तो बहुत क्या कहते हैं कड़ुई आलोचना झेल करके, कटु आलोचना झेल करके उन्होंने एक नए ढंग के नाटकों की रचना की और उन्होंने एक तरीके से यह कहा कि भाई रंगमंच वो हमारी सफलता की कसौटी नहीं है, जी हमारे नाटक खेल सकें ऐसा रंगमंच होना चाहिए। जी तो उन्होंने रंगमंच, नए रंगमंच की कल्पना की, स्वस्थ रंगमंच की, विकसित रंगमंच की, जिस पर कि नए कलेवर के नाटक खेले जा सकें। तो उपन्यास की बात हो गई, नाटक की बात हो गई, कविता की बात हो गई, आलोचना यह आलोचना की भूमि है। यह जब हम रामचंद्र शुक्ल का नाम लेते हैं जी तो रामचंद्र शुक्ल एक ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने संस्कृत आलोचना और हिंदी आलोचना जी इन दोनों को एक तरीके से पुष्ट किया। संस्कृत आलोचना के जो सिद्धांत थे उनको उन्होंने हिंदी आलोचना के रूप में विकसित रूप दे करके, क्योंकि संस्कृत वाले तो एक बंधे बंधाए ढर्रे पर चल रहे थे, जी संप्रदायों में बटी हुई आलोचना थी। तो रामचंद्र शुक्ल ने यह स्कूल, जिसको थॉट कहते हैं, विचार वाली जो अलग अलग विचार वाली जो आलोचना थी, उसको रामचंद्र शुक्ल ने एक समन्वित आलोचना पद्धति जिसमें कि सबके लिए उचित स्थान हो, तो ऐसी आलोचना का विकास किया। और उसी रास्ते पर हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह
और दूसरे लोग चले। अंतर केवल यह आया कि शुक्ल जी के बाद के जो आलोचक थे उन लोगों ने अपने अपने को अधिक महत्व देते हुए यह दिखलाने के लिए कि हमने नई परंपरा की खोज की, तो जो नई परंपरा की खोज का जो चस्का चला तो उसमें आलोचना में भी बिखराव आ गया, है ना। जी, जो हम कह रहे हैं वही आलोचना सही है, दूसरे लोगों की जो आलोचना है वह आंशिक रूप से सही है, तो उसमें बिखराव आ गया। तो नामवर सिंह या उसके बाद के जो आलोचक हैं वह कोई समन्वित चेहरा आलोचना का नहीं दे सके जो सबको मान्य हो, है ना। तो इसीलिए थोड़ा बिखराव दिखाई पड़ रहा है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, तो इसमें आलोचना का वैसा स्वरूप नहीं विकसित हो पाया या नहीं विकसित हो पा रहा है जैसा होना चाहिए। गुरुदेव, अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, हिंदी नवजागरण और भारतेंदु युग में काशी के मनीषियों की क्या भूमिका रही है? हिंदी नवजागरण और भारतेंदु और काशी के मनीषियों की भूमिका। जी जी। तो जिसे हिंदी नवजागरण के नाम से जानते हैं जी, वह एक तरीके से राष्ट्रीय नवजागरण भी था। तो इस राष्ट्रीय नवजागरण में साहित्यकारों की भूमिका जी का विषय होना चाहिए। हिंदी नवजागरण नाम सीमित है जी। तो राष्ट्रीय नवजागरण में साहित्यकारों ने अगली पंक्ति में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। तो उसी में हिंदी नवजागरण भी आता है, क्योंकि हिंदी प्रदेश या हिंदी यह किसी एक सीमित स्थान की भाषा नहीं है। जी, जिसे हम हिंदी कहते हैं वह हिंदी किसी स्थान विशेष की भाषा नहीं है, बल्कि वह देश के स्वतंत्रता के लिए, देश के विकास के लिए उत्पन्न एक भाषा है, जिसके निर्माण में, जिसके विकास में सभी ने योगदान किया। जी, तो ऐसी भाषा के रूप में हिंदी पनपी, जिसको बनाने में वह क्या कहते हैं, जितने दक्षिण भारतीय थे, दूसरे लोग थे, सबने योगदान किया और सभी यह जानते थे कि हिंदी के माध्यम से ही देश की स्वतंत्रता उपलब्ध हो सकती है। हिंदी ही वह भाषा है जिससे देश को स्वतंत्रता मिल सकती है। तो इस रूप में हिंदी का विकास होना चाहिए। सभी ने हिंदी के विकास में अपना योगदान किया। तो इस रूप में हिंदी में नवजागरण हुआ या हिंदी नवजागरण का माध्यम बनी, यह सही बात है और सारे लोगों ने इसको माना एक जमाने में। जी, अब यह बात अलग है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सारे लोग अपनी बात भूल गए और बात आ गया अधिकार का, और हिंदी अधिकार की बात नहीं, बराबर कर्तव्य की बात समझाती रही। तो इसीलिए हिंदी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पिछड़ गई। जी, अगर यही स्वतंत्रता किसी दूसरी भाषा के माध्यम से मिलती तो आज हिंदी राष्ट्रभाषा होती या वह राष्ट्रभाषा होती, मांगना न पड़ता। हिंदी पिछड़ गई इसलिए कि हिंदी भाषी लोगों में वह एकता नहीं थी, वह अधिकार सजगता नहीं थी, अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए वह पौरुष नहीं था, इसीलिए हिंदी पिछड़ गई। हिंदी बराबर कर्तव्य की बात सिखाती रही, अधिकार के प्रति सजगता उसके भीतर नहीं थी। गुरुदेव, अगला प्रश्न मेरा रहेगा, हाँ, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नव्य आलोचना जैसे साहित्यिक आंदोलनों में काशी का योगदान
कितना महत्वपूर्ण रहा है? यह सब जो नाम है, यह सब नाम कोई सर्व स्वीकृत नाम नहीं है। जी जिसे छायावाद कहते हैं। जी तो अब छायावाद पहले पहले नए ढंग की कविता के लिए चला। जी जब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आई जो नए कलेवर की थी, तो यह हुआ कि भाई यह तो सीधे सीधे अपनी बात न कह करके यह छाया है, अभिव्यक्ति की छाया है, जी अनुभूति की छाया दिखाई पड़ रही है। सीधे सीधे अपनी अनुभूति की बात नहीं हो रही है इसमें। जी चला, छायावाद नाम पॉपुलर हो गया। फिर उसी छायावाद में से कुछ लोग निकले 5 ही 7 बरस के भीतर, जिन्होंने सीधे सीधे अपनी बात कहनी शुरू की। उन लोगों ने कहा कि भाई हम छायावादी नहीं हैं, जी हम प्रगतिवादी हैं। हम समाज की प्रगति के लिए, समाज के आह्वान के लिए कविताएं लिखते हैं। जी तो हमारी बात अगर सारे लोगों तक नहीं पहुंचती तो कविताएं किस काम की। तो वह प्रगतिवाद नाम चल पड़ा। 6-7 बरस की ही अवस्था प्राप्त करके छायावाद पीछे हो गया, प्रगतिवाद आगे बढ़ गया। जी नव्य आलोचना निश्चित रूप से अंग्रेजी में जो न्यू क्रिटिसिज्म था, अंग्रेजी की नई आलोचना थी, उसके सिद्धांतों से प्रभावित यह नव्य आलोचना थी, जिसमें बिंब, प्रतीक, मिथक, यह सब इनका महत्व था। तो प्रयोगवाद तो बीच में हो जाएगा। जी तो यह सब था। तो इन्हीं सबों को आधार बना करके जो एक नया वाद चला, जी वह प्रयोगवाद चला। 7 कवियों की कविताओं का एक साथ संपादन किया। तार सप्तक नाम से अज्ञेय जी ने 1943 में वो किताब छपी। तो उस पर यह हुआ कि भाई यह 7 कवियों का जो चयन किया गया है, जी यह किस आधार पर किया गया है। तो नंद दुलारे वाजपेयी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई यह 7 कवि इस मामले में एक हैं जी कि यह सब किसी एक बंधे बनाए रास्ते के राही नहीं हैं। जी यह सब अन्वेषी हैं, यह सब खोज सत्य के रास्ते पर चलने वाले हैं। जी तो यह प्रयोगवादी हैं, यह सब सत्य की अभिव्यक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। जी यह प्रयोगवादी हैं। तो तार सप्तक का जब दूसरा खंड छपा तो यही प्रयोगवाद नाम स्वीकृत हो गया। जी नंद दुलारे वाजपेयी आदि ने कहा कि हमारे ऊपर प्रयोगवादी होने का आरोप लगाया गया। तो जी हाँ, हम प्रयोगवादी हैं और कविता एक प्रकार से प्रयोग है। अपनी अनुभूतियाँ जो है उनको शब्द देने का एक प्रयोग है जो कवि करता है। तो प्रयोगवादी कविता होती है। जी तो इस आधार पर प्रयोगवाद नाम चला। उसी से नव्य आलोचना कि भाई जैसे तार सप्तक के कवि प्रयोग धर्मी थे, जी तो उसी तरीके से आलोचना भी प्रयोग धर्मी हो गई। यह सब तार सप्तक के जो सब कवि थे, इन लोगों ने अपनी कविताओं की भूमिका लिखी। 7 कवियों ने तीनों खंड में 21 कवियों में कुल मिलाकर के जी अपनी कविताओं की भूमिका लिखी, भूमिका छपी।
और उसी के साथ उनकी रचनाएं छपी। तो ये नव्य आलोचना हो गई, नई आलोचना हो गई, है ना जी। तो हम समझते हैं कि साहित्य में नवीनता का जो एक सन्निवेश हुआ, एक नया स्वरूप दिखाई पड़ा, वह इन रचनाओं में दिखाई पड़ा। गुरुदेव, आपसे मेरा अगला प्रश्न रहेगा। हाँ हाँ। आपने हिंदी साहित्य में काशी के योगदान को किस प्रकार समझा और अनुभव किया? आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। अब यह तो बहुत असाधारण प्रश्न है और व्यक्तिगत प्रश्न है जी। कि भाई हमने काशी के योगदान को हिंदी साहित्य में किस तरह से समझा और अनुभव किया। जी। यह व्यक्तिगत प्रश्न हो गया, तो इसका व्यक्तिगत उत्तर ही हो सकता है कि हमने तो यही समझा कि काशी का जो भी साहित्यकार है जी। उसने एक बंधी बंधाई लीक को कभी भी साहित्य के लिए आवश्यक नहीं माना। जी। उसने रचना किया और उतनी रचना धर्मिता के कारण वह समादृत हुआ। उसकी रचना जहाँ तक पहुँची वहाँ तक वह संतुष्ट रहा। जी। और कभी उसने यश और प्रसिद्धि के लिए रचना नहीं की, जी। या कभी पारिश्रमिक के लिए रचना नहीं की। उसने यही माना कि कभी न कभी कोई ऐसा रचनाशील व्यक्ति उत्पन्न होगा जी। जो हमारी रचना की कद्र करेगा, है ना। और यही मान करके वो रचनाशील रहा। तो एक तरीके का संतुष्टि भाव, जैसे तुलसीदास ने कहा कि स्वांतः सुखाय, मैं स्वांतः सुख के लिए रचना करता हूँ। जी। और अंत में रामचरितमानस में लिखा कि स्वांतः तमः शांतये, अपने भीतर के अंधकार की शांति के लिए हमने रचना की। जी। तो रचनाशील व्यक्ति जो होता है वह इसीलिए लिखता है, इसीलिए काम करता है। इस शहर में ही एक बड़े विद्वान थे जिनका नाम आज के लोग लगभग भुला चुके हैं। वह आचार्य सीताराम चतुर्वेदी थे। जी। जिन्होंने जीवन काल में हम समझते हैं 200 से ज्यादा पुस्तकों की रचना किया और विविध विषयों की पुस्तकें, जी, शास्त्र की, लोक की, सभी क्षेत्रों, नाटक की, सभी क्षेत्रों में, और लगभग भुला दिए गए हैं। तो अब थे और कभी उन्होंने कुछ चाहा भी नहीं। जी, कभी उन्होंने कुछ चाहा भी नहीं। तो वो थे। तो इसी तरीके से सारे रचनाकार हैं। प्रेमचंद और प्रसाद एक साथ ही बिनिया बाग में भ्रमण करते थे। जी, प्रातःकाल, शाम के समय, और मिलते थे और उनमें हाल चाल होता था, जी, सुख दुख होता था, परस्पर आलोचना प्रत्यालोचना होती थी। लेकिन दुनिया वाले तमाम तरह की बातें उड़ाते थे। जी, तो उसको भूल करके, हाँ, प्रसाद जी की इससे बड़ी आलोचना क्या हो सकती है, जो प्रेमचंद उनसे कहते थे कि अरे भाई, क्या इतिहास की दुनिया में रमण करते हो, कुछ समाज में अपने चारों तरफ देखो, है ना। जी, प्रसाद जी भी अपनी तरह से उनको कुछ न कुछ कहते ही थे। जी, तो यह बनारस का साहित्यिक परिदृश्य था जिसमें एक रचनाशीलता थी, परस्पर में द्वेष नहीं था, परस्पर एक दूसरे को समझना था, समझाना था, परस्पर की मैत्री थी। तो इसी रूप में हमने काशी की रचनाशीलता को देखा
और समझा। गुरुदेव, अगला प्रश्न मेरा रहेगा आपसे, आने वाले समय में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में काशी की क्या संभावनाएं हैं? अब आने वाले समय में तो बहुत मुश्किल है यह कहना कि मैं जो उत्तर दूंगा वह आपके लिए कोई बहुत आशा से भरा हुआ होगा। जी। इसलिए कि आने वाले समय में मैं काशी से साहित्य के क्षेत्र में बहुत आशा नहीं देख पाता हूँ, है ना। क्योंकि अभी साहित्योत्सव हुआ था दिल्ली में, जी, है ना, 3 दिन का कि 7 दिन का, 7 दिन का था। तब उसमें कोई साहित्यिक विभूति दिखाई नहीं पड़ी। जी। बनारस में अभी 3 दिन का हुआ है ताज होटल में, जी। उसमें भी कोई साहित्यिक विभूति दिखाई नहीं पड़ा, है ना। तो अब सब वही चल रहा है प्रायोजित, जी, है ना। तब इस प्रायोजित समय में तो बड़ा मुश्किल है कहना कि साहित्य में कोई संभावना है। फिर भी साहित्य तो रहेगा, रचा जाता रहेगा। जी। उसके सुनने वाले भी रहेंगे, समझने वाले भी रहेंगे, और इतने लोगों का पुण्य है जो साहित्य को जीवित रहने देगा, उसको मरने नहीं देगा। यही विश्वास किया जा सकता है। गुरुदेव, आज के पाठकों और युवा लेखकों के लिए काशी के मनीषियों से क्या सीखने की आवश्यकता है? हमारे समझ में आज के पाठकों और युवा लेखकों को काशी के मनीषियों से यही समझने और सीखने की जरूरत है कि रचना धर्मिता कभी मरती नहीं है। जी। रचना धर्मिता कभी पराश्रित नहीं हुआ करती है। कभी यह सोच के कि हम लिखें इसलिए कि हमको कोई पुरस्कार मिलेगा, जी, कोई प्रकाशन मिलेगा, यह सोच करके हम लिखें, ऐसा न करके हम समाज को देखें, समाज को लिखें, जिस समाज को हम जी रहे हैं उसको देखें। तो यही आज के लेखकों के लिए और पाठकों के लिए कहा जा सकता है। गुरुदेव, हिंदी साहित्य के भविष्य को समृद्ध बनाने के लिए काशी की परंपरा से क्या प्रेरणा ली जा सकती है? हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए काशी के इतिहास से प्रेरणा यही ली जा सकती है कि रचना धर्मिता उसकी रक्षा होनी चाहिए। जी। रचना धर्मिता का विकास होना चाहिए, रचना धर्मिता का सम्मान होना चाहिए, रचना धर्मिता का जो है की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। यही सब है और क्या है। गुरुदेव, काशी में आपने हिंदी के माध्यम से अपनी जो सेवा दी है, तो काशी में आपका अनुभव कैसा रहा? आप हमारे दर्शकों को बताएं। अब हमारा अनुभव तो काशी में ठीक ही था कि भाई जो काम मैंने शुरू किया, जी, वह बिना किसी सहायता के स्वतंत्र भाव से, सेवा भाव से शुरू किया। जी। इसलिए शुरू किया कि हमारे इर्द गिर्द यही साहित्यिक संघ नाम की एक बड़ी संस्था थी, जी, जिसको ठाकुर प्रसाद सिंह और मेरे पिताजी दोनों में 10 महीने का अंतर था अवस्था का। जी। और दोनों ने मिल करके शुरू किया और आगे चल के 6-7 साल के बाद वह संस्था बिखर गई है। अच्छा। इसलिए कि उससे जुड़े हुए जो लोग थे, करता धरता, जी, वे सारे लोग बाहर चले गए नौकरी धंधा जीविका की तलाश में। ठाकुर प्रसाद सिंह लखनऊ चले गए, केदारनाथ सिंह दिल्ली चले गए,
इसी तरीके से लोग अपना चले गए, रामधरस मिश्र दिल्ली चले गए जी तो इस तरीके से लोग अपना चले गए। तब यहाँ केवल हमारे पिताजी बचे जो प्राइमरी के अध्यापक थे, तो उन्होंने थोड़े दिन चलाया पुस्तकालय वगैरह जी और भारतेंदु विद्यालय चलाते थे। निःशुल्क रूप से आने वाले छात्रों को निःशुल्क पढ़ाते थे। जी एक छोटा सा पुस्तकालय था, उसको चलाते थे। धीरे धीरे किताबें भी गायब होती गई, सड़ती गई, है ना, और वह भी बंद हो गया। जब ठाकुर प्रसाद सिंह बीमार होकर के आए, रिटायर होकर के, जी तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसलिए कि भाई हमारी संस्था की जो भूमिका थी उस भूमिका का निर्वाह होना चाहिए। हमारे गुरु पंडित पारसनाथ मिश्र का देहांत हो गया जी और 10 महीना अंतर था जी दोनों लोगों में, और किसी ने उसको ध्यान ही नहीं किया। तो अगर संस्था जीवित रहती तो ऐसा नहीं हो सकता था, नहीं होना चाहिए था। जी तो भैया पंडित जी की स्मृति में संस्था को जीवित करो। तो हमने भी, पिताजी की बात थी तो हमने भी उत्साह में कहा ठीक है, जैसा कहिए, हमको तो कोई अनुभव नहीं है। जी तुरंत मैं भी डीएवी डिग्री कॉलेज की सेवा में आया था। जी 10% तनख्वाह का हमने निकाल दिया कि भाई चलो ये सेवा के नाम पर चलेगा। जी चलने लगा। उन्होंने कहा भाई पिताजी की रचनाओं को छापिए। एक संग्रह 50 कविताओं का हमने पिताजी की 50 कविताएं करके छापने के लिए यह किया। जी ठाकुर प्रसाद जी ने उसकी भूमिका वगैरह बड़े मेहनत से लिखी, मृत्यु शैया पर पड़े रहते हुए, जी और मृत्यु शैया पर ही उन्होंने उसका लोकार्पण किया। अच्छा। और उसी पर भूमिका उन्होंने लिखी, है ना। लेकिन वह उसको छपा हुआ जीते देखने के लिए जीवित नहीं रहे। वह भी चले गए 10 महीना बीतते बीतते। तो संस्था तो अनाथ हो गई शुरू में ही। जी तो हमने सोचा कि अब इसको ठप कर दिया जाए। फिर हमने कहा कि एक किताब पिताजी का छापे तो दुनिया क्या कहेगी कि भाई पिताजी की रचना छापने के लिए ही इन्होंने इसे शुरुआत किया था, तो चलना चाहिए। तो कुछ दिन चले, कम से कम एक किताब हर साल हम छापें। तो उस तरीके से करके 20-25 किताबें हमने छाप डाली। जी ऐसे लोगों की जो कि प्रायः साधनहीन थे, नहीं छप पाते थे, जी उन्हीं लोगों की किताबें छापी और वितरित की, है ना। जी और इस तरीके से चल रहा है। आज 2008-9 से आज तक चल ही रहा है। 2009 में पत्रिका चालू कर दिया। जी पत्रिका भी चली रही है और अच्छी चल रही है। गुरुदेव, काशी में हिंदी साहित्य की जो परंपरा चलती आ रही है उसको जीवंत बनाए रखने के लिए आप क्या कहिएगा? हम तो जो कर पा रहे हैं वो कर ही रहे हैं जी। और अगर हम कुछ कहें तो कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए कि सबके अपने अपने मठ हैं। जी जो मठाधीशी है उस मठाधीशी से मैं क्या डर सकता हूँ, है ना। जी सब मठाधीश हैं। इसी बनारस में ही यूनिवर्सिटी में हमारी पत्रिका के कई ठो ग्राहक हैं। हमारी पत्रिका के कोई ग्राहक यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में तो है नहीं। जी विद्यापीठ के हिंदी विभाग में तो है नहीं एक भी ग्राहक, जी, है ना। तो सब भगवान भरोसे है। जी।
आज की युवा पीढ़ी के लिए गुरुदेव आपका क्या संदेश रहेगा? अब युवा पीढ़ी का क्या संदेश है? कहाँ कोई सुनना चाहता है कि मैं संदेश दूं, है ना? कोई सुनना चाहे तो उसको संदेश दे सकता हूँ। आप आए हैं, पूछ रहे हैं, ये थोड़ी बुजुर्गियत आप में आ गई है ना? लेकिन संदेश आप लोगों का सानिध्य है। संदेश कहाँ कौन सुनता है ना? बस ठीक है, ठीक है। भगवान कल्याण करें सबका। गुरुदेव, आपके पास समय का अभाव रहता है और आपका स्वास्थ्य भी लगभग 1.5-2 साल से ठीक नहीं है। इसके बावजूद भी मैं आपसे आग्रह किया और आपने मुझे अपना सानिध्य प्राप्त करने का जो शुभ अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।